हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 22 है, जिसमें हम देखेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यह वीडियो डेली शाम को आपको 5 बजे प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलिए। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए। दोस्तों, आज के वीडियो का टारगेट है 4K, तो इसको अचीव करने में जरूर हेल्प करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, सरोते जिसको हम कहते हैं नट क्रैकर की कार्य प्रणाली में किस प्रकार के उत्तोलक जिसको हम कहते हैं लीवर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सरोते में एक तरह से जो जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, इनकी श्रेणी 2 का उत्तोलक इसमें प्रयोग होता है। आप लोग उत्तोलक के बारे में जानते होंगे। उत्तोलक कोई भी एक जो है लोहे की छड़ भी एक उत्तोलक हो सकता है। और देखिए कि इसको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। 3 तरह के हम देखते हैं कि इसमें उत्तोलक होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कैंची हो गया, प्लास हो गया, या कील उखाड़ने वाली जो मशीन होती है, साइकिल का ब्रेक, ये सारी चीज़ हमारे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। ठीक है। यहाँ द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जैसे हमने देखा कि सरोता हो गया, जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन, ये सारे हमारे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। और जो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक जैसे चिमटा हो गया, किसान का हल, मनुष्य का हाथ भी एक तरह से एक उत्तोलक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। जो मुंह का जबड़ा, ये सारी चीज़ एक एग्जाम्पल है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों का उदाहरण है। तो इनकी अकशेरुकी प्राणी यानी कि इनवर्टिब्रेट एनिमल। देखिए, कई बार मैंने वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बारे में डिफरेंस बताया है आपको। तो यहाँ पे बताना है कि जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, तो जिनके बोन नहीं होते, इनकी बोन की जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है वो नहीं होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर केचुए और जोग, ये एक तरह से हमारे इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं। बाकी जो फिश हो गया, ये सांप, गिरगिट, मेढक, ये सारे हमारे क्या वर्टिब्रेट, इनके इनमें जो है बोन की, इनकी रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार है, जैसे हलचल हो गया, स्पर्श, दृष्टि और सुनने की जो क्षमता है और विचार, इन सारी चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है। तो देखिए, रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोर्टेक्स। ठीक है। तो ये जो है एक तरह से हलचल, स्पर्श और ये सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो है हमारी जो मस्तिष्क का कौन सा भाग या कौन सा पार्ट जिसको हम कहते हैं कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, ये कई बार मैंने बताया है। क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं? तो अगर जिसको भी पता होगा जरूर इसका आंसर और डिटेल में बताइए। ठीक है। और देखिए, ये है कॉर्टेक्स, जिसको हम अभी बात किया कि जो एक तरह से स्पर्श और दृष्टि, इन सारी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कॉर्टेक्स आप फिगर में देख रहे होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवांशों का अध्ययन होता है। तो देखिए, जीवांशों का अध्ययन किस में किया जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पैलियोंटोलॉजी। एक तरह से इसमें जीवांश के फॉसिल के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। देखिए, इकोलॉजी जिसमें हम पर्यावरण के बारे में स्टडी करते हैं। और देखिए, एथोलॉजी, एंटोलॉजी, एंटोमोलॉजी। देखिए, एंटोमोलॉजी क्या होता है, इसमें कीट पतंगे की स्टडी की जाती है। और देखिए, एथोलॉजी जिसमें हम पशुओं के व्यवहार के बारे में उनकी जो स्टडी करते हैं, एथोलॉजी। ठीक है। देखिए, पैलियोंटोलॉजी को जो है अलग अलग जो छोटे छोटे और सब डिवीजन में जो है डिवाइस किया गया, अलग अलग डिसिप्लिन में बांटा गया आगे। तो उसमें देखिए क्या आता है, माइक्रो पैलियोंटोलॉजी आता है, और पैलियो बॉटनी भी आता है, और पैलियोनोलॉजी भी आता है। ये सारी चीज़ ये पैलियोंटोलॉजी के पार्ट हैं। ठीक है। और देखिए, फॉसिल के बारे में मैंने कई बार बताया कि जो जो एविडेंस होते हैं, जो लाखों वर्ष पुराने जो एनिमल्स हो गए और जो पेड़ पौधे, उनकी जो अभी साक्ष्य में देखने को मिलते हैं, एक तरह से वो फॉसिल कहलाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, इनकी क्यों तैरते हैं। ठीक है। तो देखिए, इसका क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर है कि इनकी पृष्ठ तनाव के कारण, इनकी सरफेस टेंशन के कारण एक तरह से हम देखते हैं कि ये कपूर जो है छोटे छोटे के टुकड़े वो एक तरह से जल में तैरने लगते हैं। और देखिए, पृष्ठ तनाव के बारे में मैंने बताया है। और देखिए कि पृष्ठ तनाव क्या होता है कि एक तरह से हम देखते हैं कि सतह जो उसकी एक प्रवृत्ति होती है, एक तरह से हम देखते हैं कि तो सतह तनाव जैसे कोई भी तरल पदार्थ हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो एक सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है कोई भी चीज़ है। ठीक है। तो उसको हम पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहते हैं। और देखिए, इसी पृष्ठ तनाव पर बॉल पेन भी काम करता है। ठीक है। मैंने यहाँ पे ये भी बताया था कि जो हमारा जो निब वाले पेन होते हैं, ठीक है, वो किस पे काम करते हैं, तो वो कैपिलरी एक्शन पे काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, तांबा यानी कि कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है। तो देखिए, तांबे का जो शत्रु तत्व है, एक ऐसा एलिमेंट है जो एक तरह से कॉपर का जो है शत्रु माना जाता है। तो ये है गंधक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और देखिए, गंधक की अगर हम बात करें तो देखिए कि इसको हम सल्फर या इंग्लिश में कहते हैं। और देखिए, आवर्त सारणी की जो है ये 6A में इसको रखा गया है, और ये एक सक्रिय तत्व है। और एक तरह से हम देखते हैं कि ये
जो सोना है और प्लेटिनम को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के साथ संयोग करके अनेक जो है यौगिक बनाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक तरह से ये तांबे का ये शत्रु माना जाता है, इसलिए क्योंकि ये एक तरह से उसके साथ अभिक्रिया कर देते हैं और संयोग करके अनेक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, देखिए तांबे की अगर हम बात करें तो देखिए ये भी एक भौतिक तत्व है जिसका परमाणु संख्या हम देखते हैं कि 29 है और परमाणु भार 63.5 है। ठीक है, और देखिए ये एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग हम विद्युत के चालक के रूप में जो है इसका यूज़ करते हैं, और इसका मेनली जो है एक जो है मेन इसका भौतिक तत्व है जिसका हम प्रधानता के तहत यानी कि जो है मेनली इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तांबा बहुत ही उपयोगी चीज़ है जो विद्युत चालक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए कि ऐसे पौधे जिनमें हम देखते हैं कि पुष्प नहीं लगते हैं उसको क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ठीक है, इसी के अपोजिट में जिसमें हम देखते हैं कि फल फूल या पुष्प लगते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फेनरोगेम्स कहते हैं, फेनरोगेम कहते हैं। ठीक है, देखिए जिम्नोस्पर्म के बारे में और मैंने और एंजियोस्पर्म के बारे में कई बार बताया। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिम्नोस्पर्म कौन से पौधे होते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्रिप्टोगेम्स की अगर हमने बात की है देखिए तो इसमें देखिए कि जिनमें हम देखते हैं कि जो प्रजनन है वो एक तरह से बीजाणु की सहायता से होता है और बीज नहीं बनते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे शैवाल हो गया और लाइकेन हो गया, जो मांस हो गया, फर्न, ये सारी चीज़ इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, फेनरो गेम का मैंने बताया कि ये जिसमें फल फूल ये लगते हैं उसको फेनरो गेम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा यानी कि 2% इसमें घट जाएगा। ठीक है, और देखिए इसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, आप देखेंगे कि ये है फॉर्मूला गुरुत्व त्वरण के। इस फॉर्मूले के अगर इसमें अगर आप एक एक वैल्यू चीज़ रखेंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। देखिए एनाटॉमी क्या होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जानवरों या जीव जंतु या पौधों की जो संरचना है कि आंतरिक संरचना उसके बारे में स्टडी की जाती है। कीट विज्ञान जिसमें मैंने अभी बताया कि एंटोमोलॉजी जिसमें कहते हैं कीट विज्ञान, जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पशुओं के व्यवहार के बारे में बताया। और देखिए कोशिका और ऊतकों के अगर हम बात करें तो इसमें देखेंगे जो हिस्टोपैथोलॉजी जिसमें हम देखते हैं कि जो ऊतकी रोग विज्ञान है उसके बारे में जो है स्टडी किया जाता है। ठीक है, और एथोलॉजी जिसमें हमने बताया कि पशु विज्ञान के बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक यानी कि नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है? तो देखिए नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है, तो एक तरह से हम देखते हैं कि अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। देखिए कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के बारे में मैंने कई बार बताया कि उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है एक तरह से हम देखते हैं कि जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, और परिवर्तित करने का अर्थ यहाँ पे है कि वो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है और उसकी अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकता है। अगर बढ़ाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, और अगर घटाता है तो उसको हम नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, और देखिए इसका जो अभी हमने नेगेटिव की बात की है, नेगेटिव कैटलिस्ट, उसका एक एग्जांपल यहाँ पे है कि सोडियम जो सल्फाइड का अगर हम वायु में ऑक्सीकरण किया जाता है ग्लिसरीन की उपस्थिति में, तो एक तरह से हम देखते हैं कि ये उपस्थिति में जो है ये रुक जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण रुक जाता है ग्लिसरीन की उपस्थिति में, तो यहाँ पे ग्लिसरीन क्या है? एक तरह से नेगेटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए ऑरिजिन ऑफ लाइफ ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा था चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, तो डार्विन ने जो है अपनी थ्योरी भी लिखा था और सबसे पहले उन्होंने इस बुक में जो है ये पब्लिश भी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, निम्न में जो शुद्ध तत्व कौन सा है? तो देखिए इसमें शुद्ध तत्व कौन सा है? तो ये है सोडियम। ठीक है, तो सोडियम जिसका हम सिंबल देखते हैं कि Na है और इसका जो रासायनिक जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। और देखिए ये आवर्त सारणी की जो एक मुख्य जो समूह है उसके दूसरे जो हम देखते हैं प्रथम जो समूह है उसके दूसरा तत्व हम सोडियम ये है। ठीक है, और देखिए सोडियम से आपको अभी ध्यान आया होगा कि मैंने कल परसों बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? एक बेकिंग सोडा है और जिसको हम कहते हैं खाने का सोडा या मीठा सोडा कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। तो देखिए कोई भी चीज़ अगर आएगा तो उससे रिलेटेड करके आप हर चीज़ को याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने स्टडी में और बेहतर कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्दियों की रातों में पानी की पाइप क्यों फट जाती है? तो देखिए एक तरह से हम देखते हैं कि पानी की पाइप इसलिए फटती है ताकि एक तरह से हम देखते हैं कि जमने के बाद जो पानी का आयतन वो बढ़ जाता है, और एक तरह से बढ़ने के बाद जो है ठोस पदार्थ जो पानी है उसका आयतन बढ़ता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं पाइप जो फटने लगती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेजर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ पे लेजर के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए गलत है। यहाँ विभिन्न
तरंग दैर्घ्य के प्रकाश परावैंगनी विकिरण के तीव्र बीम के उत्पादन के लिए एक तकनीक है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए कि ये ए सही है। और देखिए लेज़र है क्या, एक ऐसा यंत्र है जो प्रेरित उत्सर्जन प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और ये एक तरह से चुंबकीय विकिरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, पेड़ों की तना पर रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो पेड़ों की तने पर रहने वाले जो जीव होते हैं उनको मैं एक तरह से ये कह सकते हैं कि अर्बोरियल कहते हैं। ठीक है, एक तरह से ये देखेंगे कि वो पेड़ों के तने पर रहते हैं। आप इस फिगर में देख रहे होंगे इस तरह ये रहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात हुई है कि जो एम्फीवियस है यानी कि उभयचर और जलीय। तो देखिए उभयचर क्या है, जो जल और थल दोनों में चीज़ रह सकते हैं उसको एम्फीबियस कहा जाता है। और जो एक्वेटिक है जिस यानी कि ऐसे जीव जंतु जो पानी में ही रहते हैं उनको एक्वेटिक कहते हैं। और जो अभी हमने बात किया कि जो है पेड़ों के तने पे रहने वाले उनको आर्बोरियल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में गर्मी का क्षैतिज ट्रांसफ़र क्या कहा जाता है। यानी कि हॉरिजेंटली अगर जो है हम देखते हैं कि जो हीट है उसका ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको क्या कह सकते हैं, उसको संवहन कहते हैं यानी कि कन्वेक्शन कहते हैं। और देखिए इसके बारे में मैंने कल भी बताया है। तो हम देखते हैं कि जब भी जो ताप किसी अधिक ताप जो तप्त भाग से जो है वो अधिक शीतल यानी कि ठंडे भाग की ओर स्थानांतरित होता है उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन या संवहन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अपोजिट में क्या होता है कि जो एडवेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं कि अभिवहन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कन्वेक्शन और जो एडवेक्शन है इनमें एक मेन डिफरेंस क्या है। देखिए कि इसमें कन्वेक्शन में मोमेंट ऑफ फ्लूइड जो तरल पदार्थ उसका मोमेंट होता है। और यहाँ पे देखेंगे कि मोमेंट ऑफ सम मटेरियल डिजॉल्व इन दी सस्पेंडेड फ्लूइड। तो यहाँ पे देखिए एडवेक्शन में हम देखते हैं कि जो मटेरियल जो डिजॉल्व होते हैं जो घुले होते हैं पानी में उसका मोमेंट होता है। और यहाँ पे जो है लिक्विड चीज़ों का जो है मोमेंट होता है कन्वेक्शन में। और यहाँ पे एडवेक्शन में जो मटेरियल होता है उसका मोमेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु घड़ी जिसको हम कहते हैं एटॉमिक वॉच का परिवर्तन काल किस पर आधारित है, यानी कि किस पर आधारित होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीजियम पर। तो सीजियम पर एटॉमिक वॉच का जो है परिवर्तन काल एक तरह से ट्रांजिशन ये निर्धारित होता है। और देखिए सीजन का जो सीजियम इसका सिंबल होता है CS और इसका एटॉमिक नंबर है 55। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा द्वारा पानी के अवशोषण को क्या कहा जाता है। तो देखिए एक तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, कि देखिए कंडेंसेशन की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो जब पानी का भाप जो है वापस एक तरह से हम देखते हैं कि जो भाप पानी में बदल जाता है एक तरह से। और इस प्रक्रिया को जो है प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है, इनके कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं संघनन। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी हमने बात की थी कि कैपिलरी एक्शन, जिसमें हमने देखा कि जितने भी नीब वाले पेन होते थे ठीक है उसमें कैपिलरी एक्शन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वो इस सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन में क्या होता है कि एक तरल पदार्थ की जो क्षमता है, जैसे आप देख रहे होंगे इससे छोटे छोटे इसमें कीप में, तो उसमें हम देखते हैं कि एक छोटी पाइप होती है और उसमें अपने आप जो है वाटर जो है ऊपर जाता है। और इसमें हम देखें कि जो कैपिलरी एक्शन जो है इसमें काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी कितना होता है। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी ऑफ जो अर्थ होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। देखिए एस्केप वेलोसिटी होता क्या है, तो देखिए किसी भी कोई भी पदार्थ है, कोई भी ऐसी चीज वस्तु है जिसका एक न्यूनतम वेग एक यानी कि एक ऐसा वेग यानी कि वो उस वेग के थ्रू वो किसी भी ग्रह पर जिस भी ग्रह पर है उस ग्रह के जो एक गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र है उससे बाहर निकल जाए और वापस कभी ना आए। तो एक तरह से ग्रह से वह बल यानी वह वेग जिससे वो किसी की ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर चला जाए और वापस ना आए उसको हम क्या कहते हैं, पलायन वेग। देखिए पलायन शब्द से ही आपको पता होगा कि मतलब पलायन का मतलब है चला जाना कहीं पे। ठीक है, एक तरह से पलायन कर लेना। और इसका फॉर्मूला है, आप देखेंगे कि ये है इसका फॉर्मूला और इस फॉर्मूला के माध्यम से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लांक की स्थिरांक की इकाई क्या है। तो देखिए प्लांक स्थिरांक की अगर हम बात करें तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि JS। ठीक है, देखिए प्लांक जो इसकी वैल्यू कई बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो देखिए इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है इतना जूल सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और देखिए एक तरह से हम एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, ये जो प्लांक के जो स्थिरांक होता है उसको इससे डिनोट करते हैं। और ये जैसे जैसे ताप को बढ़ाया जाता है और जो उत्सर्जित ऊर्जा के जो बढ़ने से जो है इसकी आवृत्ति भी बढ़ती और घटती रहती है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये फ्लैक्चुएट होती रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश तरंग किस तरह की तरंग है। तो देखिए प्रकाश तरंग ये एक तरह से अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, और देखिए एक तरह से हम देखते हैं कि दो तरह की तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग एक अनुप्रस्थ। और दोनों का क्या डिफरेंस है, तो देखिए अनुप्रस्थ तरंग जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव कहते हैं और इसमें
देखिए जो तरंग की गति की जो दिशा होती है वो माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के लंबवत होती है, और यहाँ पे क्या होती है, समांतर होती है। तो जो समांतर होती है उसको हम जो है लॉन्गिट्यूडनल या हम कह सकते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, और यहाँ पे कहते हैं ट्रांसवेव कहते हैं, ठीक है, जो लंबवत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आभासी फल जिसको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे फॉल्स फ्रूट का जो उदाहरण है वो है सेब, यानी कि एप्पल को हम फॉल्स फ्रूट का एक एग्जाम्पल मानते हैं। देखिए फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं, जितने भी हम देखते हैं कि जो प्लांट्स है उसमें जो फलों का जो निर्माण होता है वो अंडाशय से होता है, और ऐसे फलों को हम सत्य फल या जो है ट्रू फल, जो ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। और अगर इसमें नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसको आभासी फल या जो फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और देखिए आभासी फल या फॉल्स फ्रूट में क्या होता है, जैसे हमने देखा कि अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य हिस्से जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, इनमें जो है फलों का विकास होता है, और इसको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट या आभासी फल। जैसे हमने देखा कि सेब हो गया, काजू हो गया, नाशपाती, ये हमारे आभासी फल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ये आम, मक्का, ये सारे हमारे ट्रू फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सजीव प्रजक अंकुरण किस में पाया जाता है। इनकी देखिए कि एक तरह से ये अलग अलग अंकुरण की जो प्रकार है, और ये राइजोफोरा में ये पाए जाते हैं। सजीव प्रजक इनकी वीबी पैरोस ये पाए जाते हैं। और देखिए कि ये एक तरह से जो राइजोफोरा में होता है उसमें देखिए कि श्वसन मूल जो होते हैं वो एक तरह से नेमेटोफोरोस उनको कहा जाता है, ठीक है। और देखिए इसका सही बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मैंग्रोव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है। तो देखिए कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे एक तरह से हम तापमापी में हम देखते हैं कि जो अल्कोहल का यूज़ किया था, जो भी हमारे टेम्परेचर नापने वाली इक्विपमेंट होती है, तो देखिए उसका मेन कारण है कि अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट जो निम्नतर होता है इनकी कम होता है, ठीक है, इसलिए इसकी वरीयता दी जाती है, इनकी प्रेफरेंस दी जाती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो देखिए जो अभी एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन इसको इसलिए लिया गया कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ की 37.9 डिग्री सेल्सियस होती है। और कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए कि जो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो इतना होता है। तो देखिए इसका जो कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला होता है वो है ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि फॉर्मूला में अगर आप रखते हैं तो एक तरह से ये 37 डिग्री आता है, 98.6 फ़ारेनहाइट को अगर हम रखते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस आता है, ठीक है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, आप लोग एक लाइक जरूर करिए, आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए वंडरफुल डे अहेड।